प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के द्वितीय अध्याय दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी पर विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते गया, वैसे वैसे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी जिसने वहां की राजघरानों और तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंका। यह क्रांति मार्च 1917 में रूस की क्रांति के माध्यम से हुई, जिसने जब वहां की शासक जार निकोलस को भी अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। रूस में रूसी क्रांति के तहत अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति हुई जिसने वहां साम्यवादी सरकार स्थापित किया। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि राज्यों की जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी या राजघरानी व्यवस्था थी, उसको धराशायी कर दी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकार तो नहीं बनी, किंतु वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में वाइमर संविधान लागू हुआ, जिसके तहत हर वयस्क स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सबको चुनाव में भाग लेने और वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन जर्मनी की जो वाइमर सरकार थी वह तनाव से ग्रसित थी, क्योंकि उन्हें एक तरफ वर्साई की संधि की शर्तों को पूरा करना था और दूसरी तरफ जर्मन लोगों को इसके खिलाफ पूरा करना था, और वहीं दूसरी तरफ इस जर्मन लोगों में इनके विरुद्ध बहुत गुस्सा उफन रहा था। तुर्की में पुराने ऑटोमान सुल्तान के राज्य की जगह मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुई। अब तुर्की इस्लामिक धार्मिक राज्य न रहकर आधुनिक राज्य हो गई। कहने का मतलब यह है कि वहां इस्लामी धार्मिक कानून की जगह अब लोकतांत्रिक कानून लागू हुई। वहां मदरसों में बालक बालिकाओं के लिए मदरसों के स्थान पर आधुनिक शिक्षक व्यवस्था स्थापित की गई, जिससे अब वह एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। सन 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी की दौर हुई थी, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा था। में जर्मनी में भी पूरी तरह से इससे प्रभावित थी। इसी का फायदा उठाकर हिटलर राजनीतिक सत्ता में आई थी और वह विपक्ष के साथ साथ मजदूर संगठनों को क्रूरता के साथ दमन करता गया। साथ ही साथ वर्साई की संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू करने लगी। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई, जिन्हें वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर लोक कल्याण की
सिद्धांत चले। नागरिकों की सुविधा के अनुसार वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो, लोगों को उनके अधिकार लोगों को समान अवसर मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमार और वृद्धों की देखभाल हो, इस तरह की व्यवस्था वहां विकसित हुई। बेरोजगारी दूर करने की व्यवस्था हुई। इस तरह लोक कल्याणकारी ये राज्य की अवधारणा वहां विकसित हुई, जिसके माध्यम से जो आर्थिक मंदी की जो स्थितियां वहां निर्मित हुई थी, उससे धीरे धीरे वो उभरने लगे। युद्ध के पूर्व रूस की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसके एशिया और यूरोप में, उसका जो क्षेत्र है एशिया और यूरोप में फैल चुका था। यहाँ 1861 पहले यहाँ जो कृषक थे उन्हें अर्थदास के रूप में रहना पड़ता था। यहाँ शासकों के साथ साथ किसानों पर भूस्वामियों का आधिपत्य स्थापित हुई थी। भूस्वामी किसानों को अपने दास बनाकर रखते थे। वे हालांकि खेतों में कार्य करते थे, लेकिन उनका पूरा लाभ भूस्वामियों को मिलता था। सन 1861 में जार निकोलस द्वितीय घोषणा के माध्यम से किसानों को इस प्रथा से मुक्ति मिली। अब कृषक को उन जमीनों पर कार्य करने की आजादी मिल गई, लेकिन इसमें भी एक शर्त था कि जमीन भूस्वामियों के आधिपत्य में रहती थी। किसान उसको ऊंची कीमत देकर उस पर कृषि कार्य करते थे। इसके पहले ऐसा होता था कि भूस्वामी अगर मान लो अपने जमीन किसी को बेचता था तो उसके साथ ही जो कृषक है वो भी हस्तांतरित हो जाते थे। लेकिन अब यह ऐसा नहीं होता है। जब 1861 के बाद जो जार निकोलस है उन्होंने एक घोषणा के माध्यम से इस प्रथा से किसानों को मुक्त किए। अब किसान अपनी खेती स्वयं करता था। हाँ, हालांकि जमीन भूस्वामियों के आधिपत्य में ही रहता था। वो उन्हें एक तरह से किराए पर उनके खेत भूस्वामियों से जमीन किराए पर लेता था और उस पर वो उसकी फसल उगाते थे। इसमें जब तक किसान पूरी तरह से उस किस्त को जो खेत लिए रहते थे उनका पूरी तरह से कीमत जब भूस्वामियों को नहीं दिए रहते थे, तब तक उन्हें गांव छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि गांव छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकते थे। बाद में जो रूसी शासक है उन्होंने इससे भी भूस्वामियों से लेकर उन्हें ऐसे व्यवस्था कर दी कि कृषक अब उन्हें धीरे धीरे कई किस्तों में उस कर्ज को अदा करे। इस तरह कृषक अब खेतों में कृषि कार्य करने लगे। इसी समय 1880 में वहां औद्योगिकरण की शुरुआत भी हो गई। अब छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योग स्थापित होने लगे, क्योंकि रूसी शासकों को हथियार, रेल इनकी आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए उन्होंने विदेशी जो उद्योगपति है उन्हें रूस में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा, जिसमें अब जो कृषक है वो कुछ कृषक कृषि कार्य को छोड़कर और उद्योगों में काम करने के लिए चले गए। कई कृषक सेना में भर्ती हो गए। इस तरह सैनिक, कृषक और मजदूर का एक संगठन स्थापित हो गई। हालांकि किसानों की जो कृषक कारखानों में कार्य करते थे उनकी दशा उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अधिक घंटे काम करने पड़ते थे और उनको जो कीमत मिलनी चाहिए, वेतन जो मिलनी चाहिए,
जरूरत के हिसाब से वो नहीं मिल पाता था, इसलिए उनकी स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसे में ये कृषक वहां जो कृषक और मजदूर साथ ही साथ सैनिक तीनों की स्थितियां इतनी अच्छी रूसी शासक के जो तहत है वो नहीं थी। इसलिए ये एक तरह से संगठित होकर रूसी शासक के विरुद्ध आंदोलन की तैयारी करने लगे। ये सब एक गुप्त सब, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ खुलकर आंदोलन तो नहीं कर सकते थे, इसलिए ये संगठन धीरे धीरे अपनी गुप्त आंदोलन की व्यवस्था करने लगे, कह सकते हैं कि गुप्त आंदोलन करने लगी। जब पूरी तरह से पूरे रूस में फैल गए इसका प्रचार, तब रूसी जो शासक थे जार, वे राजनीतिक व्यवस्था को और सुधार लाने के लिए एक सदन की गठन की, जिसने संसद कहा जाता है, और उन्हें जो रूसी संसद है इन्हें डूमा कहा जाता था। डूमा का जो सदस्य चयन की जो प्रक्रिया थी बहुत जटिल थी। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होते थे। इसके सदस्य चयन की जो प्रक्रिया थी वो जटिल इसलिए थी क्योंकि रूसी शासक नहीं चाहता था कि इसमें कमजोर वर्ग के लोग इसके सदस्य बने। इसके डूमा का जो सदस्य है वो भूस्वामी और अभिजात्य वर्ग के लोग ही इसमें बनते थे, ताकि जो भूस्वामी और अभिजात्य वर्ग के लोग हैं वो रूसी जार शासक की बातों को मान सके। डूमा या रूसी संसद में अगर कोई नियम या कानून बनाए जाते थे तो उसमें जार की सहमति अनिवार्य थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जार इसके जो बैठक होते थे उनको स्थगित भी कर सकता था और उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे उन्हें भी वो समाप्त करने की घोषणा कर सकते थे। इसके बाद युद्ध और 1917 की क्रांतियों पर नजर डालते हैं। दमन चक्र और सीमित सुविधाओं के बीच कुछ वर्ष तक रूस में शांति बनी रही और 1912 में फिर से मजदूरों और सैनिकों के हड़ताल शुरू हो गए। 1914 में जब रूस युद्ध में सम्मिलित हुआ तब फिर यहाँ के जो लोग थे वे जार का समर्थन करने लगे। कुछ वर्षों लगातार 2 वर्षों के बाद यहाँ जमीन रोटी और शांति के लिए आंदोलन शुरू हो गए। 23 फरवरी 1917 को रूस में महिला दिवस के दिन पेट्रोग्राड शहर में, ये पीटर्सबर्ग का नया नाम है, पेट्रोग्राड शहर में महिलाओं ने एक रोटी के लिए एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाली। इस जुलूस में मजदूर और सैनिक भी शामिल हुए। बाद में इसे दबाने के लिए इन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सैनिक और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सका और यहाँ के जो शासन व्यवस्था थे वे भी उन्हें दबाने में असफल रही। जगह जगह मजदूरों का सभा आयोजन होने लगा। इन सभाओं को सोवियत कहा जाता था। मजदूरों का सोवियत, महिला संगठनों का सोवियत, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का सोवियत, सैनिकों के जो संगठन होते थे उन्हें भी क्या कहा जाने लगा, सोवियत। कहने का मतलब ये है कि जो लोगों का सभा होते थे उन सभाओं को ही सोवियत कहा जाता था। उनकी जो संगठन है उन्हें सोवियत कहा जाता था। इन सोवियतों के माध्यम से वहां अपने कार्य
को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। जैसे मजदूर वर्ग है, जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे या कारखानों में काम करने वाले जो सोवियत थे, वे अब मालिकों से कार्य के नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया और वे अब अपने तरीके से कार्य करने लगे। वैसे ही कृषक व सैनिक भी ये अपने जितने भी अधिकार थे उन्हें अपने अधिकार में लेकर कार्य करने लगे। इस तरह से रूस में जो क्रांतियां हैं वो तीव्र होती गई। अब इन क्रांतियों को देखते हुए फरवरी में मार्च 1917 में जो जार शासक है वो गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गए। जार शासक की गद्दी छोड़ने की जो प्रक्रिया है, घटना है, उसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। डूमा में भी जो पहले जार शासक के अधीन थी वो भी अब स्वतंत्र हो गया। वहां स्वतंत्र मंत्रिमंडल की गठन करने की बात हुई, या यूं कह सकते हैं कि अब वहां स्वतंत्र रूप से मंत्रिमंडल का गठन किया गया। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर डूमा कोई प्रस्ताव रखता था, डूमा में सम्मिलित रूप से जो प्रस्ताव रखे जाते थे उसको जार ठुकरा सकता था, लेकिन अब जो नए मंत्रिमंडल बने हैं वो डूमा के बातों पर विश्वास और डूमा के द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता था उन्हें स्वीकार किया जाता था। उसको विचार विमर्श करने के बाद उन्हें कानून का रूप दे दिया जाता था। लेनिन और अक्टूबर क्रांति, इसके बाद है लेनिन और अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक पार्टी बनी हुई थी, मजदूरों और जो सैनिकों के जो संगठन है उनका, उन्हीं के नेतृत्व में अब यह क्रांति और अधिक तीव्र हो गई। लेनिन ने दो महत्वपूर्ण ऐलान किए, एक शांति संबंधी ऐलान और दूसरा जमीन संबंधी ऐलान। शांति संबंधी ऐलान के अंतर्गत अब रूस में शांति व्यवस्था बनाए रखना और लोकतंत्र की स्थापना करना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा जमीन संबंधी ऐलान में उन्होंने कहा कि अब स्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों में जमीन का वितरण किया जाएगा। इसके तहत अब किसान जमीन के मालिक हो गए। कई किसान ऐसे भी थे जो कारखानों में काम करने लगे, तो वो कारखानों में उनकी जो सोवियत थी उन सोवियत के माध्यम से एक कारखानों का संचालन अपने हाथों में ले लिए थे। लेनिन के द्वारा किए गए इन महत्वपूर्ण ऐलान के माध्यम से अब रूस की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चलने लगी।